यूपी की योगी सरकार ने लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगह फैक्ट्रियां, उद्योग शर्तों के साथ खुल सकेंगे। योगी सरकार ने अलग अलग दिनों में बाजार खोलने की इजाजत भी दी है। सब्जी मंडी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेंगे। यही नहीं, रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी कर पाएंगे। मिठाई की दुकानें खुलेंगी लेकिन वहां बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी। बारात घर खोले जाएंगे लेकिन शादी समारोह की इजाजत लेनी होगी और एक बार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। 4 पहिए में जो ड्राइवर है वो, उसके अलावा 2 और लोग उस गाड़ी में सफर कर सकते हैं। बाइक सवार को अकेले चलने की इजाजत होगी, लेकिन अगर महिला पीछे बैठी है तो जाने की इजाजत मिलेगी। दिल्ली के हॉटस्पॉट एरिया के लोगों को छोड़कर बाकी लोगों को नोएडा और दिल्ली में आने जाने की इजाजत होगी। यूपी सरकार ने लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसमें कुछ रियायतें दी गई हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सब जगह शर्तों के साथ फैक्ट्रियां और उद्योग खोले जा सकेंगे। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रोजाना अलग अलग बाजार खोलने की इजाजत भी दी गई है। जबकि मुख्य सब्जी मंडी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेगी। लॉकडाउन 4 में रेस्टोरेंट को खोलने की भी मंजूरी दे दी गई है, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी हो सकेगी। गाइडलाइंस के मुताबिक मिठाई की दुकानें खुलेंगी लेकिन वहां बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी। यही नहीं, बारात घर भी खोले जाएंगे लेकिन शादी की मंजूरी लेनी होगी और एक बार में 20 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। रेहड़ी और पटरी वाले दुकानों को खोल सकेंगे लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इतना ही नहीं, 4 पहिया गाड़ी भी चल सकती है। ड्राइवर के अलावा 2 और लोग इसे चल सकते हैं इसमें, लेकिन अगर परिवार में 2 बच्चे हैं तो उन्हें साथ कार में ले जाने की इजाजत होगी। वहीं बाइक सवार अकेले चलेंगे लेकिन महिला पीछे बैठी हो तो ले जाने की मंजूरी मिलेगी। इस बार के लॉकडाउन में दिल्ली सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर लोगों को बड़ी राहत दी और सभी निजी और सरकारी दफ्तर खोलने की इजाजत दे दी। इसके अलावा सभी बाजार खोले जाएंगे लेकिन बाजारों में दुकानें ऑड इवन के नियम से खुलेंगी, यानी आधी दुकानें एक दिन, बाकी की आधी दूसरे दिन। लेकिन ऑड इवन वाला यह नियम केवल बड़े बाजारों पर लागू होगा। रिहायशी इलाकों में बनी छोटी दुकानें रोज खोली जा सकेंगी। टैक्सी और कैब चलाने की भी इजाजत दे दी गई है, हालांकि गाड़ी में 2 ही यात्री सफर कर पाएंगे। ग्रामीण सेवा और फटफट सेवा को भी चलाने की इजाजत दे दी गई। इसके अलावा बसें भी चलाई जाएंगी लेकिन बस में 20 से ज्यादा यात्री नहीं होंगे। सभी कारखाने खोलने की इजाजत दे दी गई है लेकिन मजदूर केवल दिल्ली के ही होंगे। हालांकि इनमें कोई भी छूट किसी कंटेनमेंट जोन पर लागू नहीं होगी। दिल्ली में 97 जगहों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। हालांकि मेट्रो स्टेशन अब भी बंद ही रहेंगे। शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल खोलने की भी इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा स्विमिंग पूल, जिम और क्लब भी नहीं खुल पाएंगे। स्कूल और कॉलेज भी अभी बंद ही रहेंगे, जबकि किसी भी तरह के कार्यक्रम जिनमें भीड़ जमा होने की आशंका हो, उनकी इजाजत कहीं नहीं होगी। दिल्ली सरकार की तरफ से लॉकडाउन 4 के दौरान राजधानी में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स समेत सभी इंडस्ट्रीज और परिवहन सेवाएं शुरू करने के फैसले पर पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी के पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से सांसद गौतम गंभीर ने सवाल खड़े किए। गौतम गंभीर ने सभी चीजों को एक साथ खोलने की इजाजत दिए जाने को लेकर दिल्ली वासियों के लिए ये कहा कि ये दिल्ली वासियों के लिए डेथ वारंट हो सकता है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने दरअसल एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि एक ही साथ सभी चीजों को खोलने का फैसला दिल्ली वालों के लिए डेथ वारंट की तरह होगा। मैं दिल्ली सरकार से ये अपील करता हूं कि इस पर दोबारा विचार करें। एक गलती से सभी चीजों पर पानी फिर जाएगा। गौतम गंभीर के बाद एक और बीजेपी सांसद विजय गोयल ने भी केजरीवाल सरकार की ओर से दी गई रियायतों पर सवाल उठाए। विजय गोयल ने ट्वीट कर लिखा कि एक तरफ केंद्र सरकार जी जान से लॉकडाउन के माध्यम से कोरोना को रोकने में लगी है, दूसरी तरफ हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री को लॉकडाउन में इतनी चीजें खोलने की जल्दी क्या थी? धीरे धीरे करके खोलते तो ज्यादा अच्छा था। जिस तरह से घोषणाएं की गई हैं, डर है कि दिल्ली वुहान न बन जाए। अपनी राय दें, केजरीवाल को दिल्ली को बर्बाद करने से रोको। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन पर बिहार और यूपी लौटने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस स्टेशन से पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा स्पेशल ट्रेनें रवाना हुई, जिनमें 3 ट्रेनें बिहार जाने वाली। लेकिन उससे पहले अपने घर जल्द से जल्द लौटने की उम्मीद में बड़ी संख्या में लोग स्टेशन पहुंच गए। घर लौटने के लिए इतनी भीड़ उमड़ी कि स्टेशन में जगह कम पड़ गई। हालात ऐसे बन गए कि स्टेशन के बाहर भी लोग भारी भरकम सामान लेकर खड़े रहे। लोग सड़क किनारे भी काफी दूर तक बैठे दिखाई दिए। जितनी दूर तक भी नजर पहुंची, वहां सिर्फ लोग ही लोग नजर आए। कुछ लोगों के साथ छोटे बच्चे भी थे जो तपा देने वाली धूप में छाते से सिर को ढककर बैग पर बैठे दिखे।
लेकिन इन लोगों में किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा और ये सभी एक दूसरे के काफी पास बैठे दिखाई दिए, जबकि वहाँ कुछ पुलिस वाले और कर्मचारी भी तैनात दिखे जिन्होंने ट्रेनों के रवाना होने के हिसाब से लोगों को टिकट देकर अंदर भेजा। और गवर्नमेंट ने भी ये जो माइग्रेंट जा रहे हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था सुविधा दे दी है। चिलचिलाती धूप में घर लौटने के लिए ट्रेन के इंतजार में बैठे कुछ लोगों को वहां मौजूद एक कर्मचारी ने फटकार भी लगाई। स्टेशन की एंट्री पर एक पुलिस वाला थर्मल गन की मदद से स्क्रीनिंग करता दिखाई दिया, जिसने जांच के बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया। उत्तर प्रदेश के महोबा में प्रवासी मजदूरों से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। ट्रक में सवार 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हादसा झांसी मिर्जापुर हाईवे के महुआ रोड पर हुआ। इससे पहले शनिवार को औरैया में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था। राजस्थान से आ रहे एक ट्रक की डीसीएम से टक्कर हो गई थी और इस हादसे में करीब 25 प्रवासी मजदूरों की मौत हुई थी और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हमारे परिवार से बहन जी थी और बहनोई साहब थे और भांजा था साथ में, जिसमें से बहन को हल्की फुल्की चोट है और बहनोई साहब के दोनों पैर टूटे रहे। इस टाइम झांसी रेफर कर दिया गया। यहाँ से दिल्ली से आ रहे थे और रास्ते में पनवाड़ी के पास हादसा हो गया। हादसे के शिकार हो गए, झांसी रेफर कर दिया उन लोगों। एक ट्रक जो थी वो असंतुलित हो गई। ट्रक का पहिया जो था वो ब्रस्ट कर गया और उसका जो टायर था और उसके कारण ट्रक असंतुलित हो गई। उस असंतुलन के कारण 3 लोगों की मौत हो गई। टोटल उसमें 23 लोग सवार थे, बाकी 6 लोग घायल हैं। उनका उपचार झांसी में और महोबा में किया जा रहा है। बाकी लोगों की हालत खतरे से बाहर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के लोगों से नए उद्योग लगाने की अपील की। कोरोना की वजह से कई मजदूर महाराष्ट्र से जा चुके हैं और उद्धव ठाकरे ने इसे महाराष्ट्र के लोगों के लिए अवसर बताया। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों से प्रवासी मजदूरों की जगह काम करने की अपील भी की। 22 मार्च से श्रद्धालुओं के लिए बंद हुए काशी विश्वनाथ मंदिर में लॉकडाउन के बीच भक्तों ने लाखों रुपए का दान दिया। जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान जो भक्त बाबा विश्वनाथ के ऑनलाइन दर्शन करते रहे, उन्होंने 50 लाख रुपए से ज्यादा का चढ़ावा विश्वनाथ मंदिर के नाम पर दान किया। इनमें विदेश में बैठे श्रद्धालुओं ने 30 लाख रुपए का चढ़ावा ऑनलाइन ही चढ़ा दिया, जबकि देश में मौजूद भक्तों ने 20 लाख रुपए काशी विश्वनाथ मंदिर को दान किए। हालांकि लॉकडाउन में मंदिर प्रशासन को 3 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, लेकिन फिर भी जो चढ़ावा आया उससे मंदिर में लगातार काम कर रहे लोगों को वेतन दिया गया। साथ ही इस मुश्किल वक्त में कोई भूखा न रहे, इसके लिए जरूरतमंदों में खाना भी बांटा गया। 50 से 60 लाख रुपए के आसपास डोनेशन हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे एनआरआईज के माध्यम से, यहाँ के श्रद्धालुओं के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो अभी तक हमें रिजर्व में जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में अब तक सबसे ज्यादा 305 कोरोना के मरीज मिले हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 5507 हो गई है। अगर पिछले 24 घंटों में देखें तो राज्य में कोरोना के 7 मरीज की मौत भी हुई है, जिससे राज्य में कोरोना से अब तक मरने वालों की संख्या 138 हो गई है। यही नहीं, 2803 मरीज ऐसे हैं जो ठीक हुए हैं, अपने घर गए हैं। बिहार के पूर्णिया में खाता खुलवाने डाकघर पहुंचे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी की। लॉकडाउन के बाद सरकार ने गरीबों को राहत देने के लिए जनधन खातों में 1000 रुपए भेज दिए, जिसकी जानकारी मिलने के बाद डाकघर के बाहर सैकड़ों लोग जनधन खाता खुलवाने पहुंच गए। इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया और एक दूसरे से चिपक कर लाइन में खड़े दिखे। कुछ लोग तो बिना मास्क पहने हुए भी घूमते हुए नजर आए। डाकघर के बाहर तैनात पुलिस वालों ने भी इन लोगों से एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की अपील की, लेकिन लगातार बढ़ती भीड़ ने उनकी एक नहीं सुनी। हम तो बोले उन लोगों की दूरी बना कर रखे, लेकिन पीछे वाली तो मान ही नहीं रही। कब से यहाँ खड़ा है आप लोग? हम लोग सुबह से ही खड़ा है। डाकघर के अधिकारियों ने भी खाता खुलवाने पहुंचे लोगों पर आरोप लगाया कि वो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। 3 लोगों की ड्यूटी सिर्फ इस चीज के लिए है कि लोगों के बीच में दूरी पालन हो। सर्किल भी बनाए गए हैं, लोग नहीं मान रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक ही दिन में 55 पुलिस वाले कोरोना की चपेट में आ गए। एक दिन पहले ही अनंतनाग के 14 पुलिस वालों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी और उन्हें मिलाकर अब तक कुल 69 पुलिस वाले कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। बताया गया कि इनमें एक एसपी रैंक का अधिकारी भी शामिल है। कंगना रनौत ने अपनी आवाज में एक कविता शेयर की। लॉकडाउन के बीच मनाली में अपने परिवार के साथ वक्त बिता रही कंगना रनौत ने अपनी आवाज में एक कविता सोशल मीडिया पर शेयर की।
एक हो जाएंगे हम, घर मेरे बादलों से गिरती हुई बूंदों को अपने आंसुओं में मिलने दोगी। डूब जाओगी मुझ में जब, तो फिर मेरी मोहब्बत को झुठलाओगी कैसे। यूपी के अयोध्या के पास मजदूरों से भरी एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 21 मजदूर घायल हो गए। मजदूरों की ये गाड़ी महाराष्ट्र के पुणे से यूपी के सिद्धार्थनगर जा रही थी। और यहाँ पे लगभग 21 लोग आए हैं, जिसमें 7 को एडमिट किया गया है। हालांकि कोई फैटल इंजरी किसी की नहीं है। बिहार के सीवान में एक क्वारंटीन सेंटर में कुछ मजदूरों ने खाने पीने की कमी और अच्छी सुविधा नहीं होने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके बाद वहां पहुंची दमकल की 6 गाड़ियों ने किसी तरह आग को बुझाया। बीसीसीआई ने साफ किया कि वो अभी टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग कैंप नहीं लगाएगा, लेकिन उसने राज्यों में क्रिकेट संघों के साथ मिलकर वहां के खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग शुरू करने के संकेत जरूर दिए। एमपी के मंदसौर में टिड्डियों ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी। इलाके के खेतों में हर तरफ इन टिड्डियों ने कब्जा जमा लिया, जिसके बाद हर तरफ दूर दूर तक टिड्डियों ही दिखाई दी। टिड्डियों से अपनी फसल को बचाने के लिए किसान कई तरह की कोशिश करते दिखाई दिए। फसलों पर बैठी टिड्डियों को भगाने के लिए एक आदमी थाली बजाता दिखा, जबकि कुछ लोग खेतों में जोर जोर से ढोल भी बजाने लगे। हालांकि प्रशासन ने किसानों की इस परेशानी को जल्द से जल्द दूर करने का दावा किया। तो वहाँ कृषि विभाग और राजस्व विभाग ने उसको भगाने की प्रॉपर तैयारी करी है। किसानों को सचेत कर दिया है कि उसके लिए कैसे बचा जाए और उसको कैसे भगाया जाए। मजदूरों को पैदल गांव लौटने से रोकने के लिए पंजाब पुलिस ने अनोखी पहल की। उत्तर प्रदेश के शामली से पंजाब के संगरूर में एक लड़की काम की तलाश में पहुंची थी, जिसे कुछ पुलिस वालों ने एक दिन के लिए अपनी टीम में शामिल कर लिया और उसे पुलिस की वर्दी पहनाकर दूसरे पुलिस वालों की तरह ही सड़कों पर तैनात कर दिया। एक दिन के लिए पुलिस की टीम में शामिल हुई इस लड़की ने अपना काम अच्छे तरीके से संभाला और बाजार में बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी। दूसरे पुलिस वालों की तरह ही इस लड़की ने भी नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बरती और कई लोगों को मास्क भी बांटे। साथ ही उसने सभी लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की भी अपील की। मैं आप सभी से ये अपील करना चाहती हूँ कि आप अभी जहाँ पे हैं वहीं पे रहें, क्योंकि संक्रमण अभी पूरी तरह कंट्रोल नहीं हुआ है। एमपी के उज्जैन में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक इलाके के लोग हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से उन्हें कोरोना से लड़ने की ताकत मिलेगी और इसलिए इन लोगों ने हर रोज शाम को अपने घरों के बाहर खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे इन लोगों में बच्चे भी शामिल थे। पाठ के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों पर खास ध्यान दिया गया और सभी लोग एक दूसरे से कुछ दूरी पर खड़े नजर आए। कई लोगों ने अपने घरों की छतों और बालकनी में खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। सोमालिया के गैल्कियो में हुए एक आतंकी हमले में गवर्नर समेत 6 लोगों की मौत हो गई। गवर्नर के अलावा जो बाकी 5 लोग इस धमाके में मारे गए वो सभी सरकारी कर्मचारी थे, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। सड़क पर चारों तरफ बस तबाही की तस्वीरें ही दिखाई दी। इस दमदार धमाके की चपेट में आने के बाद वहां खड़ी कई गाड़ियों में आग लग गई। बताया गया कि वहां के गवर्नर को निशाना बनाकर ही इस बम धमाके को अंजाम दिया गया था, जिसमें उनकी गाड़ी के परखचे उड़ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। halkaa waxaa ku dhintay dad uu ka mid yahay gudoomiyihii gobolka iyo 5 ruux oo kale oo 3 ka mid ay yihiin। अधिकारियों ने बताया कि बम को सड़क पर खड़े एक ऑटो रिक्शा में छिपाकर रखा गया था और गवर्नर की गाड़ी जैसे ही उस रास्ते से गुजरी, हमलावरों ने उसे उड़ा दिया। वहां के अधिकारियों ने अल शबाब आतंकी संगठन पर इस हमले का शक जताया। लॉकडाउन के बीच हरियाणा से एक परिवार अपने दिव्यांग बेटे के साथ पैदल चलकर यूपी के झांसी पहुंच गया। बुंदेलखंड के रहने वाले इस परिवार के सामने लॉकडाउन के बाद खाने पीने का संकट खड़ा हो गया था और इसीलिए मजबूरी में इन लोगों को पैदल ही अपने गांव के लिए निकलना पड़ा। इन लोगों में 2 महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल थे, जो कंधे पर बैग लादकर पैदल चलते नजर आए। इनमें एक बच्चा व्हील चेयर पर था। इन लोगों ने बताया कि वो हरियाणा में मजदूरी करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद कामकाज बंद हो गया और उनके सामने पैसों की किल्लत और खाने की परेशानी खड़ी हो गई, जिसके बाद मजबूरी में उन्हें पैदल ही इतने लंबे सफर के लिए निकलना पड़ा। किराया वाला मालिक भी पैसे मांग रहा है, नहीं तो कहाँ से थे, यहाँ पे भाग आए हैं, खाने पीने की नहीं मिलता था। तो लॉकडाउन में दूसरी जगहों पर फंसे लोगों ने स्पेशल ट्रेनों से दिल्ली लौटने के बाद राहत की सांस ली।
इनमें कुछ लोग बिहार के राजेंद्र नगर से अलग अलग ट्रेनों के जरिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां हर डिब्बे से यात्रियों को एक एक कर प्लेटफॉर्म पर उतारा गया। सभी लोगों के प्लेटफॉर्म पर उतरते ही वहां मौजूद डॉक्टरों ने थर्मल गन की मदद से चेक किया कि कहीं उन्हें बुखार तो नहीं। चेहरे को शील्ड से ढककर खड़े एक डॉक्टर ने लोगों के शरीर का तापमान मापने के बाद ही उन्हें स्टेशन से बाहर जाने की इजाजत दी। इस बीच लोगों ने बताया कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में कैसे गुजारा किया। एक कपड़े में 40 दिन तक हम लोग रहे, खुश हैं कि हम अपने पहुंच जाएंगे घर। दिल्ली पहुंचने पर इन लोगों ने खुशी जताई और सरकार का शुक्रिया भी अदा किया। अभी तक वहीं पे फंसा हुआ था, अब मुझे बहुत खुशी है कि अपने घर जा रहा हूँ। फैमिली मेरी यहीं पे ही है, दिल्ली में ही है। जम्मू में फंसे कुछ लोग भी दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब उनकी ट्रेन रुकी तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ही प्लेटफॉर्म पर उतरे। इसके लिए कुछ पुलिस वाले वहां पहले से तैनात भी दिखे। लोगों की स्टेशन से बाहर निकलने से पहले स्क्रीनिंग भी की गई और सब कुछ ठीक मिलने के बाद ही उन्हें वहां से जाने दिया गया। मध्य प्रदेश के रीवा में कुछ बदमाशों ने एक ठेकेदार के दफ्तर में घुसकर जमकर हंगामा किया। बताया गया कि ये बदमाश वहां अवैध वसूली करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन कर्मचारियों के मना करने पर उन्होंने वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कई लोग तोड़फोड़ करते नजर आए। बदमाशों ने वहां खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। यही नहीं, बदमाशों ने वहां मौजूद कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। लाठियों और डंडों से लैस ये बदमाश वहां काफी देर तक हंगामा करते रहे। कर्मचारियों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हरियाणा के अंबाला से उत्तर प्रदेश पहुंचे मजदूरों को राज्य में एंट्री ही नहीं मिली और उन्हें बॉर्डर से ही वापस भेज दिया गया। एक दिन पहले हरियाणा रोडवेज की 18 बसें अंबाला से करीब 550 मजदूरों को लेकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के लिए रवाना हुई थी, लेकिन बताया गया कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर कई घंटे इंतजार करने के बाद बसों को वापस भेज दिया गया और अंबाला से चली हरियाणा रोडवेज की बसें मजदूरों को लेकर वापस अंबाला ही लौट आईं। अपने गांव पहुंचने की उम्मीद में बसों में चढ़े मजदूर जहां से चले थे, निराश होकर वहीं उतरते नजर आए। कुछ मजदूरों के साथ तो उनके बीवी बच्चे भी दिखे। 2 बीघा कटा घर कटेगा, अटका हम तो कहीं नहीं रहे। अब सवेरे साधन करके यहाँ तक आ गए, अब पैदल जाना पड़ेगा। तो वापस ये कि सहारनपुर में कोई दंगा हो गया, एसपी ने मना कर दिया, वहाँ के इंटर नहीं होने दे रहे। मजदूरों ने बताया कि खराब कानून व्यवस्था का हवाला देकर उन्हें उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दिया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि मजदूरों को उत्तर प्रदेश ले जाने से पहले दोनों राज्यों के बीच बातचीत ही नहीं की गई। अगर रिसीविंग प्रदेश इनकी एनओसी दे दें तो हम 4 दिन में सारे प्रवासियों को उनके प्रदेशों में भेज दें। अब कठिनाई यही आ रही है कि वो रिसीव नहीं कर रहे। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर एक सैनिटाइज करने वाला चैम्बर लगाया गया ताकि वहां आने जाने वाले लोग सैनिटाइज होने के बाद ही उनसे मिलने अंदर जा सकें। चैम्बर के बाहर कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ जरूरी निर्देश भी लिखे नजर आए, जबकि चैम्बर के अंदर लोगों को सैनिटाइज करने के लिए दवा के छिड़काव करने का इंतजाम किया गया था। इस दौरान वहां कई लोग सैनिटाइज करने वाले चैम्बर से गुजरते दिखे। यही नहीं, वहां तैनात जो सुरक्षा कर्मी थे वो भी चैम्बर में सैनिटाइज होने के बाद ही घर के अंदर जाते नजर आए। आप देख सकते हैं कि ऊपर जिस तरीके से अभी पानी के साथ जो है ये सैनिटाइज़र जो है ये गिर रहा है। 15 सेकंड तक जो है अंदर रहना पड़ेगा। 15 सेकंड के बाद जो है ये पूरी तरीके से सैनिटाइज कर देगा। बिल्कुल बारिश की तरह जो है बूंदें गिर रही हैं और दूसरी तरफ जो है आप ये देख सकते हैं कि एक मशीन है, यहाँ से हैंड सैनिटाइज करना पड़ेगा। विराट का अनुष्का के साथ क्रिकेट खेलने का वीडियो वायरल हो गया। लॉकडाउन में घर में वक्त बिता रहे विराट कोहली का अपनी पत्नी अनुष्का के साथ क्रिकेट खेलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मुंबई से यूपी के मुजफ्फरनगर पहुंचे नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कोरोना वायरस टेस्ट किया गया, जो कि नेगेटिव आया। खबर है कि नवाजुद्दीन अपनी मां की तबीयत बिगड़ने के बाद अपने घर आए थे। फिलहाल उनके परिवार के कुछ सदस्यों को भी क्वारंटीन किया गया है। जैसे प्रशासन को जानकारी मिली तो प्रशासन द्वारा उनका सैंपल भी करा लिया गया, उसका रिजल्ट भी नेगेटिव आ गया है और उनको 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए राज्य में धारा 144 3 महीने के लिए और बढ़ा दी, यानी 4 या इससे ज्यादा लोग एक जगह पर नहीं जुट सकेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल के 19 जवानों को कोरोना वायरस हो गया। दावा किया गया कि गुजरात के सूरत से मजदूरों को लेकर यूपी जा रही एक ट्रेन से फर्जी टिकटों के साथ 20 मजदूरों को पकड़ा गया। इन मजदूरों ने एक एजेंट से ये टिकट खरीदने की बात कही।
कोलकाता के निजी अस्पतालों में काम कर रही नर्सों के लगातार घर लौटने का सिलसिला जारी है। वहां के अस्पतालों से अभी तक 500 से ज्यादा नर्स पलायन कर चुकी हैं, जिस वजह से वहां नर्सों की कमी होने लगी है। इन नर्सों का आरोप है कि कोरोना से जारी लड़ाई के बीच इस बीमारी से बचाव के लिए उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और ऐसे में उन्होंने अपने घर लौटना शुरू कर दिया, जिससे अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी होनी शुरू हो गई। इस बीच राज्य के निजी अस्पताल के संगठन ने राज्य सरकार से इस मामले में दखल देने की अपील की। पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था ठप हो जाएगा। इसीलिए मैं चीफ मिनिस्टर से निवेदन करना चाहता हूं, जिन जिन राज्यों से नर्स लोग आया उन राज्य सरकार से राज्य सरकार को बात होना चाहिए। कोरोना की वजह से बंद शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल को लॉकडाउन के चौथे चरण में भी बंद रखा गया है, लेकिन सिनेमा हॉल मालिकों को उम्मीद है कि 15 जून के बाद नए नियमों के साथ मॉल और सिनेमाघर खुल सकते हैं। देश में मल्टीप्लेक्स यानी कई स्क्रीन वाले सिनेमाघरों की चेन चलाने वाले पीवीआर के चेयरमैन अजय बिजली ने सीएनबीसी टीवी 18 को बताया कि 15 जून के आसपास शॉपिंग मॉल खोलने की शुरुआत हो सकती है और इसके 2-3 हफ्ते बाद सिनेमा हॉल खोलने की मंजूरी भी दी जा सकती है। हालांकि उन्होंने माना कि सिनेमा हॉल में लोगों के बैठने के लिए नई व्यवस्था करनी होगी और कम से कम 25% सीटें कम करनी पड़ेंगी। साथ ही सिनेमा हॉल में परिवार या ग्रुप यानी एक साथ आए लोगों के बैठने का इंतजाम एक साथ किया जा सकता है और बाकी सीटों के बीच में दूरी बढ़ाई जा सकती है ताकि सिनेमा हॉल के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखी जा सके। पीवीआर के चेयरमैन ने उम्मीद जताई कि कोरोना संकट के बावजूद लोग सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाएंगे, क्योंकि उन्हें ओटीटी यानी ओवर द टॉप मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली फिल्में रिलीज करना और देखना सबके लिए संभव नहीं लगता। और यही वजह है कि मल्टीप्लेक्स चलाने वाली कंपनियों ने फिल्म निर्माताओं से संपर्क साधा है ताकि वो हड़बड़ी में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्में रिलीज करने के बजाय सिनेमा हॉल खुलने का इंतजार करें। हरियाणा के हिसार में लॉकडाउन का उल्लंघन रोकने पर आरपीएफ चौकी इंचार्ज की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि चौकी प्रभारी मनीष कुमार गश्त पर निकले थे, जिन्हें 5 लोग बैठे मिले। आरोपी की पूछताछ करने के दौरान एक आदमी ने उन पर फायर कर दिया, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। पुलिस अब बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है। रेलवे ट्रैक के पास में 5 लड़के बैठे हुए थे। जब उन्होंने वहाँ पर बैठे रहने का कारण पूछा तो वो लड़के आपस में बहस करने लगे। इसी दौरान ही एक फायर हुआ जो मनीष कुमार को लगा। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। मौके से जनता के सहयोग से एक आरोपी संदीप को हिरासत में लिया गया है, जो कि मोट लोहारी थाना नागौर झांसी का रहने वाला है और हाल ही में थोड़े दिन पहले पेरोल पे बाहर आया हुआ है। बाकी आरोपियों की हम तलाश कर रहे हैं। सीआरपी हिसार के द्वारा बयान दर्ज करके अभियोग अंकित करने की कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन की वजह से परेशान मजदूरों को मनरेगा के तहत काम मिलना शुरू हो गया। शहरों से लौटने वाले कई मजदूर भी मनरेगा में रोजगार मिलने से काम में जुट गए, जिसकी तस्वीर राजस्थान के कोटपुतली से भी सामने आई। मनरेगा के तहत काम मिलने के बाद कई मजदूर खेतों में काम करते नजर आए। पिछले कई दिनों से बेरोजगार बैठे मजदूरों ने काम मिलने पर खुशी भी जताई। और मैं दिल्ली टैक्सी चलाता था। 2 महीने पहले घर यहाँ आ गया, उसके बाद लॉकडाउन हो गया, फिर मैं दिल्ली जा नहीं पाया। बेरोजगारी की वजह से विदेश से लौटे कई लोगों ने भी सरकार से मनरेगा के तहत काम देने की मांग की। दुबई में सिविल कंस्ट्रक्शन साइड पे सुपरवाइजर का काम करता था। नरेगा में काम के लिए किधर भी मेरे को काम चाहिए, काम के लिए मैंने अप्लाई किया था। कुछ ऐसी ही तस्वीरें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से भी सामने आई। मनरेगा के तहत काम मिलने के बाद कई मजदूर खेतों में काम करते दिखे। इन मजदूरों ने काम करते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा और चेहरे पर मास्क लगाए हुए भी दिखे। कोरोना वायरस से निपटने के लिए जारी लॉकडाउन पर सवाल उठाने वाले एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी जी को क्या पता कि लॉकडाउन क्या होता है। उन्होंने तो कभी किसी नियम कानून को माना ही नहीं। लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होते ही दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मजदूरों की भीड़ जमा हो गई। ये लोग रास्ता खुलने की सूचना पाकर गांव जाने की उम्मीद लेकर आए, जिन्हें पुलिस ने बॉर्डर पर ही रोक दिया।
जिसके बाद धूप से बचने के लिए महिलाओं, छोटे बच्चों और बुजुर्गों ने दिल्ली यूपी सीमा पर गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे डेरा डाल दिया। गाजीपुर बॉर्डर के पास आप देख सकते हैं फ्लाईओवर के नीचे इन मजदूरों ने शरण ली हुई है, क्योंकि ये मासूम बच्चे हैं, उनके साथ परिवार है, किसी को ये नहीं पता कि वो अपने घर तक कब पहुंचेंगे। वहीं कुछ लोगों को डीटीसी की बसों से दिल्ली की ओर वापस रवाना किया गया तो बेबस मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। बोले यूपी के बॉर्डर के अंदर छोड़ेंगे, पागल बना के यमुना कॉम्प्लेक्स ले गए, वहाँ पे उन लोगों ने अंदर नहीं लिया, फिर वही हम लोगों को अंदर छोड़ दिया, फिर हम लोग फिर वहाँ पूरा रात चल के जब यहाँ पे आए। जब पुलिस ने बसों का इंतजाम न होने का हवाला दिया तो एक महिला का सब्र जवाब दे गया। सुबह 6 बजे यहाँ पे पड़े हुए भूखे प्यासे, हम लोग कह रहे हैं हमें जान दो। अरे बस नहीं, तुम बसें मत दो, हमें पैदल तो जान दो, कम से कम हम अपने घर चले जाएंगे। गांव जाने के लिए दिल्ली से यूपी बॉर्डर पहुंचे कुछ मजदूर मध्य प्रदेश के भी थे, जिन्हें पुलिस ने लौटने को कहा। बॉर्डर भेजा गया कि यहां से वो अपने गांव लौट सकते हैं। इनमें एक मजदूर ने तो बताया कि वो अपने परिवार और साथियों समेत जम्मू से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से दिल्ली पहुंचा था। प्राइवेट व्हीकल करके आ रहे हैं। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मजदूर हैं। दूसरी तरफ भी काफी ज्यादा तादाद में मजदूर हैं। और यहाँ रोके गए लोगों में एक गर्भवती महिला भी थी, जो करीब 1200 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद बेहाल नजर आई। तबीयत भी खराब हो रही, चक्कर आ रहे हैं, खड़ा ना हो जा रहे हैं। अस्पताल क्यों नहीं लेके जा रहे हो आप? सर हम लोग इनको घर लेके जाना चाहते हैं, अस्पताल के लिए भी पैसा चाहिए, पैसा है नहीं। हालांकि करीब 4-5 घंटे बाद दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे पर रोके गए यूपी के लोगों को प्रशासन ने बसों में बिठाकर नोएडा के सेक्टर 19 में बनाए गए शेल्टर होम पहुंचाया, जहां उनकी जांच की गई और आश्वासन दिया गया कि मेडिकल टेस्ट कराने के बाद लोगों को बस या ट्रेन के जरिए उनके गांव भेज दिया जाएगा। बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने जरूरतमंदों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए अनाज के बंटवारे में घोटाले का शक जताया। मनोज तिवारी ने दावा किया कि दिल्ली सरकार ने मजदूरों का पलायन रोकने के लिए केंद्र सरकार से मिली दाल नहीं बांटी। मजदूरों का पलायन हो रहा है, पलायन करते उनका एक ही लाइन है, हम कैसे खाना खाएं। सही है। आपको जानकारी देते हुए मुझे दुख हो रहा है कि अभी से यानी आज 17 मई से 5 दिन पहले दिल्ली सरकार 7,250 मीट्रिक टन दाल उठा चुकी है, लेकिन दाल बटी नहीं। सवाल उठता है कि क्या दाल घोटाला हो रहा है। मनोज तिवारी के आरोपों का जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से सांसद संजय सिंह ने दिया। संजय सिंह ने बीजेपी पर अमीरों की पार्टी होने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ और सिर्फ अमीरों की पार्टी है और गरीबों को इन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया है। गरीब कहीं रेलवे ट्रैक पे मर रहा है, कहीं हाईवे के रोड एक्सीडेंट में मर रहा है, कहीं औरैया में मर रहा है, कहीं मुजफ्फरनगर में मर रहा है, कहीं सागर में मर रहा है, कहीं चल चल के मर रहा है, कहीं उसके छोटे छोटे बच्चे अटैची पे सो जा रहे हैं। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान हो गया। कोरोना वायरस की वजह से इन परीक्षाओं को टाल दिया गया था और अब मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई तारीखों का ऐलान करते हुए सभी छात्रों को परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं दी। ये परीक्षाएं 1 जुलाई से शुरू होंगी और 15 जुलाई को खत्म होंगी। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्रों को अपने साथ सैनिटाइजर और मास्क लाने के निर्देश भी जारी किए गए। 12वीं की बची हुई परीक्षाएं पूरे देश में होंगी, जबकि 10वीं की परीक्षाएं केवल उत्तर पूर्व दिल्ली में होंगी, क्योंकि सीएए के विरोध में दिल्ली में जो हिंसा हुई थी उसकी वजह से उत्तर पूर्व दिल्ली में परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। 1 जुलाई को 12वीं का होम साइंस का पेपर होगा, जबकि 10वीं का सोशल साइंस का पेपर होगा। कांग्रेस ने कोरोना संकट से निपटने के लिए जारी 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को जनता के साथ धोखा बताया और आरोप लगाया कि सरकार ने लोगों को आर्थिक मदद के नाम पर सिर्फ लोन बांटने का ऐलान किया है। मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए दिए गए। इनका सम टोटल जो है वो 1,86,650 करोड़ आता है, उससे एक नया पैसा ज्यादा नहीं। हम आग्रह करते हैं और आशा करते हैं कि फिर से समीक्षा होकर एक फिस्कल स्टिमुलस पैकेज जो वाकई में अर्थव्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर सके वो अनाउंस किया जाएगा। लोन मेलों से बचा जाएगा और इस तरह के जो फिगर्स इधर उधर से लाके डाल दिए गए हैं, इससे वित्त मंत्री बचेंगी। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस को इतने बड़े पैकेज में घोटाला करने का मौका नहीं मिला, इसलिए वो खींच मिटाने के लिए आर्थिक पैकेज पर सवाल उठा रही है। मुझे लगता है कांग्रेसियों को इस वक्त बहुत दुख हो रहा होगा कि 20 लाख करोड़ का इन्होंने घोषणा कर दी, खाली सीधी घोषणा कर दी और सीधे पैसे जो है लोगों के खातों में जा रहे हैं, चाहे वो किसान का पैसा या अन्य पैसा है।
कांग्रेस की सरकार ऐसे समय पर रही होती तो राशन घोटाले का स्कैम हो रहा होता। इनका जो 10% मारा गया ना, इनको तकलीफ उसी बात। पहलवान सुशील कुमार ने स्टेडियम खोलने के फैसले का स्वागत किया। पहलवान सुशील कुमार ने ट्रेनिंग के लिए स्टेडियम खोलने के फैसले पर खुशी जताई। हालांकि सरकार ने साफ किया कि वहां कोई दर्शक नहीं होना चाहिए। एमएचए की से गाइडलाइन आई है कि दर्शक नहीं होंगे और स्टेडियम में आप खेल सकते हैं। तो बहुत परेशान रहता है खिलाड़ी, अपने ग्राउंड से दूर रहता है, तो खिलाड़ियों के लिए तो अच्छी खबर। महाराष्ट्र में 67 और पुलिस वालों में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए, जिसके बाद वहां ऐसे जवानों की कुल संख्या 1300 के करीब पहुंच गई। मुंबई के पास नाला सोपारा में पुलिस ने लॉकडाउन में अवैध तरीके से शराब बेचने के मामले में एक आरोपी को पकड़ लिया और 12 लाख से ज्यादा की शराब जब्त कर ली। आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करते हुए खुद घर में अपने बाल काटने की बात कही। राजस्थान के जोधपुर में रेत के बवंडर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली, जिसकी वजह से चारों तरफ धूल ही धूल उड़ती दिखाई दी। रेत के इस बवंडर को देखकर लगा ऐसा कि मानो एक इलाके में बने सभी मकान उसमें कहीं गुम गए हों। धूल इतनी उड़ी कि दिन के वक्त ही वहां अंधेरा छा गया। कोटा में भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आए। वहां भी आसमान में बादल छाए रहे और खूब धूल उड़ी। धूल की वजह से थोड़ी ही दूर पर देखना मुश्किल हो गया था। उत्तर प्रदेश के रामपुर में सैकड़ों किसानों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खेतों में वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि आजादी के बाद पाकिस्तान से आए कुछ लोगों को जो जमीन दी गई थी, वन विभाग ने लॉकडाउन की आड़ में उस पर कब्जा करने की कोशिश की और जिस जमीन पर वो बरसों से खेती कर रहे हैं, आरोप है कि उसे कब्जे की नीयत से गुपचुप तरीके से खोद डाला गया। वन विभाग की तरफ से खुदाई की जानकारी मिलते ही गांव वालों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। 47 से 48 से लेकर के जो बाउंड्री है, मैं आपको अभी यहाँ दिखा दूंगा। जो पिछले रेंजर ने खाई खोदी थी, वो खाई आज भी मौजूद खड़ी है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। खोदी गई जमीन के दोनों ओर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गांव वाले प्रदर्शन करते नजर आए। चिलचिलाती धूप में हो रहे इस प्रदर्शन की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई, लेकिन बिना किसी शोर शराबे और हिंसा के हो रहे इस प्रदर्शन को देखकर पुलिस वालों ने भी किसी तरह की सख्ती नहीं की। गांव वालों को समझा बुझाकर पुलिस तो लौट गई, लेकिन वन विभाग का दावा है कि वन क्षेत्र पर अतिक्रमण की वजह से और जंगलों में शराब की भट्टियां लगाने की शिकायत मिलने के बाद उन्हें ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ा। उन्हीं रास्तों से घुस करके और वहां पर भट्टी लगाते हैं। उस गतिविधि को रोकने हेतु जो है सो ये एक्शन किया गया है। पंजाब के अमृतसर में किराया नहीं देने पर एक मकान मालिक ने 9 लड़कियों को बंधक बना लिया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और उसने नागालैंड की रहने वाली लड़कियों को वहां से आजाद करवाया। ये सभी लड़कियां एक होटल में नौकरी करती हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो मकान मालिक को किराया नहीं दे सकी थी। आरोप है कि जिसके बाद मकान मालिक ने उनका बिजली पानी बंद कर दिया और घर के बाहर ताला डाल दिया। कितनी लड़कियां हैं आप लोग? कहाँ से? 9 लोग हैं, 9 लड़के। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग नागालैंड से आए हैं। तो आपको क्यों बंद क्यों किया हुआ है यहाँ पर? वो लोग आज सेकेंड टाइम है, इट्स बीन सेकेंड टाइम एंड देन द होटल डिड नॉट पे द रेंट, दैट्स व्हाई दे लॉक अस। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾਇਆ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਖਿਲਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। यूपी सरकार ने प्रियंका गांधी को मजदूरों के लिए बस चलाने की मंजूरी दे दी। इसके बाद यूपी सरकार और कांग्रेस के बीच राजनीतिक हमलों का नया दौर शुरू हो गया, जिसकी शुरुआत प्रियंका गांधी ने की और बसों का वीडियो ट्वीट करके दावा किया कि यूपी के मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने 1000 बसों का इंतजाम किया है। उन्होंने यूपी सरकार पर बस चलाने की इजाजत नहीं देने का आरोप भी लगाया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं, हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाए। जिसके बाद यूपी सरकार ने उन्हें चिट्ठी लिखकर बसों के ड्राइवर और कंडक्टरों की लिस्ट मांगी, तो कांग्रेस ने इस पर भी तंज कसा। 2:30 बजे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद सरकार कुंभकर्ण नींद से जागी है। हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम अभी कुछ देर में 1000 बसों की सूची ले आकर वहाँ देंगे। प्रियंका गांधी ने जिन बसों का वीडियो ट्वीट किया उनमें राजस्थान रोडवेज की बसें भी दिखी। इसीलिए यूपी सरकार ने उन्हें बसें चलाने की मंजूरी के साथ नसीहत भी दे डाली। आपके राज्य से जो चल रहे हैं उसकी चिंता आपको नहीं है, तो ये भी तो आपको सोचना चाहिए। तो वहीं की बस लेते हैं
और हमें हमारे बॉर्डर पे दे रहे हैं। मेज पर रखे खाने को लात मारकर गिराने का एक वीडियो वायरल हुआ है। ये बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो बिहार के मधुबनी का है, जहां कुछ लोगों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया, जिसके बाद उन्हें खाने के लिए खाना दिया गया और वहां पर एक मेज लगाई गई। लेकिन कुछ लोग इस मेज पर पैर से मारते दिखाई दिए, जिससे खाना जमीन पर गिर गया। बताया गया कि क्वारंटीन सेंटर में रखे गए लोग अंदर ही खाना देने की मांग कर रहे थे, जिसे ना पहुंचाने पर उन्होंने उसे लात मारकर गिरा दिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीजेपी नेताओं पर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा। बताया गया कि एक दिन पहले वहां के बिलौआ कस्बे में बीजेपी के ग्रामीण जिला अध्यक्ष के स्वागत के लिए एक सभा आयोजित की गई, जिसमें शिरकत करने के लिए हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई विधायक और सिंधिया समर्थक मानी जाने वाली इमरती देवी भी वहां पहुंची थी। लॉकडाउन में किसी भी तरह की राजनीतिक सभा के आयोजन पर पाबंदी है, लेकिन इमरती देवी की मौजूदगी में ग्वालियर में केवल सभा ही नहीं हुई थी, बल्कि कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए ढोल बजाते हुए पहुंचे थे और उन्हें फूलों की माला पहनाई गई थी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं नाम नहीं था। कुछ लोगों के चेहरे पर मास्क था और कुछ के चेहरे पर नहीं था। यही नहीं, इन लोगों ने आम दिनों की तरह सड़क पर जमकर नारेबाजी भी की। ये खबर जैसे ही सामने आई, कांग्रेस ने उसे हाथों हाथ लिया और बीजेपी पर मनमानी करने का आरोप लगाया। जनता को ये कहते हैं कि सारे नियम पालो और हमारे लिए सारी छूट है। ये भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता संकेत देते हैं, वो किसी से नहीं डरते हैं। हालांकि इस बारे में जब शिवराज सरकार के मंत्रियों को पता चला तो उन्होंने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। यहाँ देखो, हमने पूरा पालन किया। अब आप मेरे संज्ञान में जाओ, मैं बात करूंगा। उधर राजस्थान में पिछले 24 घंटों में अब तक के सबसे ज्यादा 305 कोरोना के मरीज मिले हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 5507 हो गई है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 7 मरीजों की मौत भी हुई, जिससे राज्य में कोरोना से अब तक मरने वालों की संख्या 138 हो गई है। यही नहीं, 2803 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। मुंबई के नजदीक घोड़बंदर में बसों से गांव लौटने के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों के जुटने से सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी हो गई। महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन में फंसे दूसरे राज्यों के सभी मजदूरों को 31 मई तक उनके राज्य भेजने का ऐलान किया है, जिसके बाद घोड़बंदर इलाके में गांव लौटने के लिए मजदूरों की भीड़ जुट गई। मजदूरों को ले जाने के लिए सड़क किनारे लाल रंग की 2 बसें भी खड़ी दिखी, जिनमें चढ़ने के लिए मजदूर सामान और अपने बच्चों के साथ इंतजार करते दिखाई दिए। लेकिन गांव जाने की खुशी में मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग की बात भूल गए। कई मजदूर तो पास बैठकर एक दूसरे से बात करते दिखे। हालांकि कोरोना से बचने के लिए ज्यादातर मजदूर मुंह को मास्क और कपड़े से ढके नजर आए। मजदूरों की स्थिति और उनके परिवारों की स्थिति अभी भी वैसी है। यहाँ पर देखिए, घोड़बंदर का इलाका है, जहाँ पर मजदूर यहाँ से बिहार, उत्तर प्रदेश अपने गाँव जाने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि उनका नंबर कब आएगा। इन मजदूरों में किसी को उत्तर प्रदेश के भदोही जाना था, तो किसी को बिहार के भागलपुर, तो कोई मध्य प्रदेश के दतिया का रहने वाला था। इस बीच न्यूज 18 की टीम ने बस ड्राइवर से बात की, जिसमें उसने बताया कि बस से मजदूरों को मध्य प्रदेश बॉर्डर तक पहुंचाया जाएगा और फिर वहां से उन्हें दूसरी बसों की मदद से उनके राज्य के बॉर्डर तक पहुंचाया जाएगा। बस में 22 लोग बिठाएंगे, फिर ये बस इन लोगों को लेके एमपी बॉर्डर तक, सेंधवा तक जाएंगे। गांव जाने के इंतजार में बैठे कुछ मजदूरों से भी न्यूज 18 की टीम ने बात की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंच रहा है, और जो हम लोग इधर रहते हैं तो हम लोग को रहने के लिए बहुत दिक्कत होता है, और हम लोग का सेठ ना पैसा वैसा कुछ नहीं देता है। दिल्ली के आरके पुरम की इंदिरा मार्केट की 15 दुकानों में आग लग गई। आग लगने के बाद दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। बताया गया कि दुकानों में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। 15 दुकानें इस आग में जलकर राख हो गई। दिल्ली के आरके पुरम की तस्वीर। हालांकि ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से दरअसल ये आग लगी है। 15 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में कोरोना के मरीजों के लिए बनाए गए 1000 बिस्तरों वाले अस्पताल का दौरा किया। MMRDA यानी मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के इस अस्पताल को BMC को सौंप दिया गया। 1000 बिस्तरों वाले इस अस्पताल के ICU में 100 बिस्तरों का इंतजाम है। ये भी दावा है कि चीन के वुहान की तर्ज पर इस अस्पताल को तैयार किया गया। मुंबई के BKC मैदान में इस अस्पताल को 28 अप्रैल से कोरोना के मरीजों के लिए तैयार किया जा रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर 1000 बिस्तर वाले इस अस्पताल की क्षमता 5000 बिस्तर तक की जा सकती है।
इस वक्त मुंबई में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए सरकारी और प्राइवेट अस्पताल मिलाकर करीब 3000 बिस्तर हैं। राजस्थान के जोधपुर में रेत के बवंडर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली, जिसकी वजह से चारों तरफ धूल ही धूल उड़ती दिखाई दी। रेत के इस बवंडर को देखकर ऐसा लगा मानो एक इलाके में बने सभी मकान उसमें कहीं गुम गए हों। धूल इतनी उड़ी कि दिन के वक्त ही वहां अंधेरा छा गया। कोटा में भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आए। वहां भी आसमान में बादल छाए रहे और खूब धूल उड़ी। धूल की वजह से थोड़ी ही दूरी पर देखना भी मुश्किल हो गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद के सदस्य के रूप में शपथ ले ली और इसके साथ ही महाराष्ट्र का सियासी संकट खत्म हो गया। एमएलसी के लिए चुने जाने से पहले वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के अलावा 8 दूसरे उम्मीदवारों को 14 मई को विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया था। और विधान भवन में जब सबसे पहले उद्धव ठाकरे का नाम शपथ के लिए पुकारा गया तो वहां मौजूद नेताओं ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। महाराष्ट्र विधान परिषद के अध्यक्ष रामराजे निंबाळकर ने ठाकरे को सदन के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे विश्वासाचे शपथ घेतो की। शपथ लेने के साथ ही शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव पहली बार विधायक बन गए। उद्धव ने बीते साल 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे। इसलिए जब शपथ ग्रहण का वक्त आया तो कई नेता और कार्यकर्ता विधान भवन पहुंचने लगे। हालांकि उनके चेहरे पर मास्क दिखा, लेकिन इनमें कई लोग सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी करते नजर आए। शपथ ग्रहण के लिए पहुंचे कई नेताओं की गाड़ियां बिना जांच के ही विधान भवन के अहाते में जाती दिखीं, तो कई नेता थर्मल स्क्रीनिंग यानी शरीर के तापमान की जांच करवाकर विधान भवन के अंदर जाते नजर आए। कांग्रेस ने कोरोना संकट से निपटने के लिए जारी 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का जनता के साथ धोखा इसे बताया और आरोप लगाया कि सरकार ने लोगों को आर्थिक मदद के नाम पर सिर्फ लोन बांटने का ऐलान किया है। मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए दिए गए। इनका सम टोटल जो है वो 1,86,650 करोड़ आता है। उससे एक नया पैसा ज्यादा नहीं। हम आग्रह करते हैं और आशा करते हैं कि फिर से समीक्षा होकर एक फिस्कल स्टिमुलस पैकेज जो वाकई में अर्थव्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर सके वो अनाउंस किया जाएगा। लोन मेलों से बचा जाएगा और इस तरह के जो फिगर्स इधर उधर से लाके डाल दिए गए हैं इससे वित्त मंत्री बचेंगी। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस को इतने बड़े पैकेज में घोटाला करने का मौका नहीं मिला, इसलिए वो खींच मिटाने के लिए आर्थिक पैकेज पर सवाल उठा रही है। मुझे लगता है कांग्रेसियों को इस वक्त बहुत दुख हो रहा होगा कि 20 लाख करोड़ का इन्होंने घोषणा कर दी, खाली सीधी घोषणा कर दी और सीधे पैसे जो हैं लोगों के खातों में जा रहे हैं, चाहे वो किसान का पैसा या अन्य पैसा है। कांग्रेस की सरकार ऐसे समय पर रही होती तो राशन घोटाले का स्कैम हो रहा होता। इनका जो 10% मारा गया ना, इनको तकलीफ उसी बात। बिहार की राजधानी पटना के पास दानापुर में ट्रेनों से उतरे यात्री सोशल डिस्टेंसिंग के नियम भूल गए। लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे ये लोग ट्रेनों के जरिए दानापुर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से अपने घर रवाना होने की जल्दबाजी में उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा। स्टेशन के बाहर हालात ऐसे बन गए कि वहां पैर रखने तक की जगह दिखाई नहीं दी। वहां प्रशासन की तरफ से जिलों के हिसाब से बसों को रवाना करने का बंदोबस्त किया गया और कुछ पुलिस वाले भी तैनात किए गए, लेकिन बसों में लोगों के चढ़ने के दौरान किसी ने भी एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का ख्याल नहीं रखा और पुलिस वाले भी ये सब देखते रहे। एक बस में कई लोग सवार हो गए और जब उसमें जगह नहीं बची तो कुछ लोग अपने सामान के साथ बस की छत पर ही चढ़ गए। बस की एक खिड़की से 3-3 लोग झांकते नजर आए। कई लोग मास्क भी लगाए नहीं दिखे। यहाँ तक कि बसों में चढ़ने के लिए जो कतारें लगी उनमें सभी लोग एक दूसरे से चिपके खड़े दिखाई दिए। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने जरूरतमंदों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए अनाज के बंटवारे में घोटाले का शक जताया। मनोज तिवारी ने दावा किया कि दिल्ली सरकार ने मजदूरों को पलायन रोकने के लिए केंद्र सरकार से मिली दाल नहीं बांटी। मजदूरों का पलायन हो रहा है। पलायन करते उनका एक ही लाइन है, हम कैसे खाना खाएं। सही है। आपको जानकारी देते हुए मुझे दुख हो रहा है कि अभी से यानी आज 17 मई से 5 दिन पहले दिल्ली सरकार 7,250 मीट्रिक टन दाल उठा चुकी है, लेकिन दाल बटी नहीं। सवाल उठता है कि क्या दाल घोटाला हो रहा है। मनोज तिवारी के आरोपों का जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से सांसद संजय सिंह ने दिया। संजय सिंह ने बीजेपी पर अमीरों की पार्टी होने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी
ये सिर्फ और सिर्फ अमीरों की पार्टी है और गरीबों को इन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया है। गरीब कहीं रेलवे ट्रैक पे मर रहा है, कहीं हाईवे के रोड एक्सीडेंट में मर रहा है, कहीं औरैया में मर रहा है, कहीं मुजफ्फरनगर में मर रहा है, कहीं सागर में मर रहा है, कहीं चल चल के मर रहा है, कहीं उसके छोटे छोटे बच्चे अटैची पे सो जा रहे हैं।